नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है याराना। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त संजय चोपड़ा को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर मेरे मन में पहला विचार उभरा कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा अव्वल आने की दौड़ में बेतहाशा भाग रहा मेरा यार आखिर ज़बरदस्त ठोकर खा ही गया। रात को क्लिनिक कुछ जल्दी बंद करके मैं उससे मिलने नर्सिंग होम पहुंच गया। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से यह जानकर कि वह खतरे से बाहर है, मेरे दिल ने बड़ी राहत महसूस की थी। मुझे देखकर चोपड़ा मुस्कुराया और छेड़ता हुआ बोला, अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गया, पर तुझे तो इस मुलाकात की कोई फीस नहीं दूंगा डॉक्टर। लगता है खूब चूना लगा रहे हैं मेरे करोड़पति यार को ये नर्सिंग होम वाले। मैंने उसका हाथ प्यार से थामा और पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। इस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर जैन को यह ज़मीन मैंने ही दिलाई थी। इसने तब तो कमीशन दिया था, पर लगता है अब सूद समेत वसूल करके रहेगा। यार कुएं से एक बाल्टी पानी कम हो जाने की क्यों चिंता कर रहा है। जरा सा दर्द उठा था छाती में और ये लोग 20-30 हज़ार का बिल कम से कम बना कर रहेंगे। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मेरी देखभाल में जरा सी कमी हुई नहीं कि मैं इन पर चढ़ जाता हूँ। मुझसे सारा स्टाफ डरता है। दिल का दौरा पड़ जाने के बावजूद चोपड़ा के व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया था। वह अब भी गुस्सैल और अहंकारी इंसान ही था। अपने दिल के दौरे की चर्चा भी वह इस अंदाज में कर रहा था मानो उसे कोई मेडल मिला हो। कुछ देर के बाद मैंने पूछा, प्रवीण और प्रिया कब आए थे? अपने बेटे बहू का नाम सुनकर चोपड़ा चिड़े से अंदाज में बोला, प्रवीण सुबह शाम चक्कर लगा जाता है। प्रिया को मैंने ही यहाँ आने से मना किया है। क्यों? अरे उसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर जो गड़बड़ा जाता है। अब तो सब भुलाकर उसे अपना ले यार। गुस्सा, चिढ़, नाराज़गी, नफ़रत और ये शिकायतें, ये सब दिल को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं हैं। ये सब छोड़ और कोई दूसरी बात कर। उसकी आवाज़ रूखी और कठोर हो गई। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद मैंने उसे याद दिलाया, तेरे भतीजे योगेश की शादी में बस 2 सप्ताह रह गए हैं। जल्दी से ठीक हो जा मेरे हाथ बटाने के लिए। जिंदा बचा रहा तो ज़रूर शामिल होऊंगा तेरे बेटे की शादी में। यह डायलॉग बोलते हुए यूँ तो वह मुस्कुरा रहा था, पर उस क्षण मैंने उसकी आंखों में डर, चिंता और दयनीयता के भाव पड़े थे। नर्सिंग होम से लौटते हुए रास्ते भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा था। हम दोनों का बचपन एक ही मोहल्ले में साथ गुजरा था। स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा भी साथ ली थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया और वह बीएससी करने लगा। पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन कॉलेज की राजनीति में लगता। विश्वविद्यालय के चुनावों में हर बार वह किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहा। अपनी छात्र राजनीति में दिलचस्पी के चलते उसने LLB भी की। लोग कहते हैं कि कोई अस्पताल या कोर्ट के चक्कर में कभी न फंसे। देख, तू डॉक्टर बन गया है और मैं वकील। भविष्य में मैं तुझसे ज़्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा डॉक्टर, क्योंकि दौलत पढ़ाई के बल पर नहीं बल्कि चतुराई से कमाई जाती है। उसकी इस तरह की डींगें मैं हमेशा सुनता आया था। उसकी वकालत ठीक नहीं चली तो वह प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इस लाइन में उसने सचमुच तगड़ी कमाई की। मैं साधारण सा जनरल प्रैक्टिशनर था। मुझसे बहुत पहले उसके पास कार और बंगला हो गए। हमारी दोस्ती की नींव मजबूत थी, इसीलिए दिलों का प्यार तो बना रहा, पर मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना था वे सब खाने पीने वाले लोग थे। उस तरह की सोबत को मैं ठीक नहीं मानता था और इसीलिए हम कम मिलते। हम दोनों की शादी साथ साथ हुई और इत्तेफाक से पहले बेटी और फिर बेटा भी हम दोनों के घर कुछ ही आगे पीछे जन्मे। चोपड़ा ने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी
एक बड़े उद्योगपति खानदान में अपनी दौलत के बल पर की। मेरी बेटी ने अपने सहयोगी डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह किया। उसकी शादी में मैंने चोपड़ा की बेटी की शादी में आए खर्चे का शायद 10वां हिस्सा ही लगाया होगा। रुपए को अपना भगवान मानने वाले चोपड़ा का बेटा प्रवीण कॉलेज में आने तक एक बिगड़ा हुआ नौजवान बन गया था। उसकी मेरे बेटे योगेश से अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उसकी माँ गीता मेरी पत्नी सोनाली की सबसे अच्छी सहेली थी। इन दोनों नौजवानों की दोस्ती की मजबूत नींव भी बचपन में ही पड़ गई थी। प्रवीण गलत राह पर चल रहा है। मेरी ऐसी सलाह पर चोपड़ा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। बाप की दौलत पर बेटा क्यों ना ऐश करे। तू भी योगेश के साथ दिन रात की टोका टोकी वाला व्यवहार मत किया कर डॉक्टर। अगर वह पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो कोई फिक्र नहीं, उसे कोई अच्छा बिजनेस मैं शुरू करा दूंगा। अपनी ऐसी दलीलों से वह मुझे खींचकर चुप हो जाने को मजबूर कर देता। आज इस करोड़पति इंसान का इकलौता बेटा 2 कमरों के एक साधारण से किराए वाले फ्लैट में अपनी पत्नी प्रिया के साथ रह रहा था। नर्सिंग होम से सीधे घर न जाकर मैं उसी के फ्लैट पर पहुंचा। प्रवीण और प्रिया दोनों मेरी बहुत इज्जत करते थे। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। साधारण से घर की बेटी को चोपड़ा ने अपनी बहू मानने से साफ मना कर दिया, तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। चोपड़ा की नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने इन दोनों का साथ दिया था। इसी कारण ये दोनों मुझे भरपूर सम्मान देते थे। चोपड़ा को दिल का दौरा पड़ने की चर्चा शुरू हुई तो प्रवीण उत्तेजित लहजे में बोला, चाचा जी, यह तो होना ही था। रोज रोज की शराब और दौलत कमाने के जुनून के चलते उन्हें दिल का दौरा कैसे न पड़ता, और इस बीमार हालत में भी उनका घमंडी व्यवहार जरा भी नहीं बदला है। प्रिया उनसे मिलने पहुंची तो उसे डांटकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके जैसा खुदंकी और अकड़ू इंसान शायद ही दूसरा हो। बेटे बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, और ऐसे कठिन समय में तो उन्हें अकेलापन मत महसूस होने दो। वह दिल का बुरा नहीं है। मैं उन्हें देर तक ऐसी बातें समझाने के बाद जब वहाँ से उठा तो मन बड़ा भारी सा हो रहा था। चोपड़ा ने यूँ तो प्रवीण को पूरी स्वतंत्रता से ऐश करने की छूट हमेशा दी, और जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई तो बाप ने बेटे को दबाकर अपनी चलानी चाहिए थी। जिस घटना ने प्रवीण के जीवन की दिशा को बदला वह लगभग 3 साल पहले घटी थी। उस दिन मेरे बेटे योगेश का जन्मदिन था। प्रवीण उसे नए मोबाइल फ़ोन का उपहार देने के लिए अपने साथ बाजार ले गया। वहाँ दौलत की अकड़ से बिगड़े प्रवीण की एक फ़ोन पर नीयत खराब हो गई। योगेश के लिए फ़ोन खरीदने के बाद जब दोनों बाहर निकलने के लिए आए तो शोरूम के सुरक्षा अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ जेब से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। गलती से फ़ोन जेब में रह गया है। मैं ऐसे 10 फ़ोन खरीद सकता हूँ। मुझे चोर कहने की तुम सब हिम्मत कैसे कर रहे हो? गुस्से से भरे प्रवीण ने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया, पर वे लोग डरे नहीं। मामला तब ज़्यादा गंभीर हो गया जब प्रवीण ने सुरक्षा अधिकारी पर तेज में आकर हाथ छोड़ दिया। उन लोगों ने पहले जमकर प्रवीण की पिटाई की और फिर पुलिस बुला ली। बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे योगेश की कमीज भी इस हाथापाई में फट गई थी। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहीं पर चोपड़ा और मैं भी पहुंचे। मैं सारा मामला रफा दफा करना चाहता था, क्योंकि योगेश सारी सच्चाई मुझे अकेले में बता चुका था। लेकिन चोपड़ा गुस्से से पागल हो रहा था। उसके मुंह से निकल रही गालियों व धमकियों के चलते मामला बिगड़ता जा रहा था। उस शोरूम का मालिक भी रुतबेदार आदमी था। वह चोपड़ा की अमीरी से प्रभावित हुए बिना पुलिस केस बनाने पर तुल गया। एक अच्छी बात यह थी कि थाने का इंचार्ज मुझे जानता था। उसके परिवार के लोग मेरे दवाखाने पर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। उसकी आंखों में मेरे लिए शर्म लिहाज के भाव
न होते तो उस दिन बात बिगड़ती ही चली जाती। वह चोपड़ा जैसे घमंडी और बदतमीज इंसान को सही सबक सिखाने के लिए शोरूम के मालिक का साथ जरूर देता, पर मेरे कारण उसने दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, इतना जरूर उन्होंने किया कि उसके इशारे पर 2 सिपाहियों ने अकेले में प्रवीण की पिटाई जरूर की। बाप की दौलत का तुझे ऐसा घमंड है कि पुलिस का खौफ भी तेरे मन से उठ गया है। आज चोरी की है, कल रेप और मर्डर करेगा। कम से कम इतना तो पुलिस की आवभगत का स्वाद इस बार चक्कर जा कि कल को ज़्यादा बड़ा अपराध करने से पहले तू 2 बार जरूर सोचे। मेरे बेटे की मौजूदगी में उन 2 पुलिस वालों ने प्रवीण के मन में पुलिस का डर पैदा करने के लिए उसकी अच्छी खासी धुनाई की थी। उस घटना के बाद प्रवीण एकाएक उदास और सुस्त सा हो गया था। हम सब उसे खूब समझाते, पर वह अपने पुराने रूप में नहीं लौट पाया था। फिर एक दिन उसने घोषणा की, मैं MBA करने जा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना है। यह सुनकर चोपड़ा आग बबूला हो उठा और बोला, क्या करेगा MBA करके? 10-20 हज़ार की नौकरी? इज्जत से कमाए गए इतने रुपए भी जिंदगी चलाने को बहुत होते हैं। क्या मतलब है तेरा? क्या मैं डाका डालता हूँ, धोखाधड़ी करके दौलत कमा रहा हूँ? मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। यूँ जिद पकड़कर प्रवीण ने अपने पिता की कोई दलील नहीं सुनी थी। बाद में मुझसे अकेले में उसने अपने दिल के भावों को बताया था। चाचा जी, उस दिन थाने में पुलिस वालों के हाथों बेइज्जत होने से मुझे मेरे पिताजी की दौलत नहीं बचा पाई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा होने के कारण उल्टे वे मुझे बदमाश ही मान बैठे थे और मुझ पर हाथ उठाने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ आपके बेटे योगेश के साथ उन्होंने न गाली गलौज की न मारपीट। क्यों उसके साथ भिन्न व्यवहार किया गया? सिर्फ आपके अच्छे नाम और इज्जत ने उसकी रक्षा की थी। मैं जब भी उस दिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करता हूँ तो मन शर्म व आत्मग्लानि से भर जाता है। मैं आगे इज्जत से जीना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह चाचा जी। अब मैं उससे क्या कहता? उसके मन को बदलने की मैंने कोशिश नहीं की। चोपड़ा ने उसे काफ़ी डराया धमकाया, पर प्रवीण ने MBA में प्रवेश ले ही लिया। इन बाप बेटे के बीच टकराव की स्थिति आगे भी बनी रही। प्रवीण बिल्कुल बदल गया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में उसे बिल्कुल रुचि नहीं रही थी। किसी भी तरह से बस दौलत कमाना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा था। फिर उसे अपने साथ पढ़ने वाली प्रिया से प्यार हो गया। वह प्रिया से शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर चोपड़ा बेहद नाराज हुआ था। अगर इस लड़के ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की तो मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इसे मेरी दौलत की। ऐसी धमकियां सुनकर मैं काफ़ी चिंतित हो उठा था। दूसरी तरफ प्रवीण प्रिया का ही जीवन साथी बनना चाहता था। उसने प्रेम विवाह करने का फैसला किया और पिता की दौलत को ठुकरा दिया। प्रवीण और प्रिया ने कोर्ट मैरिज की तो मेरी पत्नी और मैं उनकी शादी के गवाह बने थे। इस बात से चोपड़ा हम दोनों से नाराज हो गया, पर मैं क्या करता? जिस प्रवीण को मैंने गोद में खिलाया था उसे कठिन समय में बिल्कुल अकेला छोड़ देने को मेरा दिल राजी नहीं हुआ था। प्रवीण और प्रिया दोनों नौकरी कर रहे थे। प्रिया एक सुगढ़ गृहिणी निकली। अपनी गृहस्थी वह बड़े सुचारू ढंग से चलाने लगी। चोपड़ा ने अपनी नाराजगी छोड़कर उसे अपना लिया होता तो यह लड़की उसकी कोठी में हंसी खुशी की बहार निश्चित ले आती। चोपड़ा ने मेरे घर आना बंद कर दिया। कभी किसी समारोह में हमारा आमना सामना हो जाता तो वह बड़ा खिंचा खिंचा सा हो जाता। मैं संबंधों को सामान्य व सहज बनाने का प्रयास शुरू करता तो वह कोई भी बहाना बनाकर मेरे पास से हट जाता। अब उसे दिल का दौरा पड़ गया था। शराब, सिगरेट, मानसिक तनाव
व बेटे बहू के साथ मनमुटाव के चलते ऐसा हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे अपने व्यवहार व मानसिकता को बदलना चाहिए। कुछ ऐसा ही समझाने के लिए मैं अगले दिन दोपहर के वक्त उससे मिलने पहुंचा था। उस दिन चोपड़ा मुझे थका टूटा सा नजर आया। यार अशोक, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी है। आज किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, फिर भी जीने का उत्साह क्यों नहीं महसूस करता हूँ मैं अपने अंदर। उसका बोलने का अंदाज ऐसा था मानो मुझसे सहानुभूति प्राप्त करने का इच्छुक हो। इसका कारण जानना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। दोस्त, तेरी दौलत सुख सुविधाएं तो पैदा कर सकती है, पर उससे अकेलापन दूर नहीं हो सकता। अपनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने से अकेलापन दूर होता है यार। अपने बहू बेटे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध कायम कर लेगा तो जीने का उत्साह जरूर लौट आएगा। यही तेरी उदासी और अकेलेपन का टॉनिक है, मैंने भावुक होकर उसे समझाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने उदास लहजे में जवाब दिया, दिलों पर लगे कुछ जख्म आसानी से नहीं भरते डॉक्टर। प्रिया के साथ मेरे संबंध शुरू से ही बिगड़ गए। अपने बेटे की आंखों में झांकता हूँ तो वहाँ अपने लिए आदर या प्यार नजर नहीं आता। अपने किए की माफ़ी मांगने को मेरा मन तैयार नहीं। हम बाप बेटे में से कोई झुकने को तैयार नहीं तो संबंध सुधरेंगे कैसे। उस रात उसके इस सवाल का जवाब मुझे सूझ गया था। वह समाधान मेरी पत्नी को भी पसंद आया था। सप्ताह भर बाद चोपड़ा को नर्सिंग होम से छुट्टी मिली तो मैं उसे अपने घर ले आया। गीता भाभी भी साथ में थी। तेरे भतीजे योगेश की शादी हफ्ते भर बाद है। मेरे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन कर यार। ऐसी इच्छा जाहिर कर मैं उसे अपने घर लाया था। अरे, अपने बेटे की शादी का मेरे पास कोई अनुभव होता तो मार्गदर्शन करने वाली बात समझ में आती। अपने घर में दम घुटेगा यह सोचकर शादी ब्याह वाले घर में चल रहा हूँ। उसका निराश उदास सा स्वर मेरे दिल को चीरता चला गया था। प्रवीण और प्रिया रोज ही हमारे घर आते। मेरी सलाह पर प्रिया अपने ससुर के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने लगी। वह उन्हें खाना खिलाती, उनके कमरे की साफ सफाई कर देती। दवा देने की जिम्मेदारी भी उसी को दे दी गई थी। चोपड़ा मुँह से तो कुछ नहीं कहता, पर अपनी बहू की ऐसी देखभाल से वह खुश था। लेकिन प्रवीण और उसके बीच खिंचाव बरकरार रहा। दोनों औपचारिक बातों के अलावा कोई अन्य बात कर ही नहीं पाते थे। शादी के दिन तक चोपड़ा का स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया था। चेहरे पर चिंता, नाराजगी व बीमारी की बजाय खुशी और मुस्कुराहट के भाव झलकते। वह बारात में भी शामिल हुआ। मेरे समधी ने उसके आराम के लिए अलग से एक कमरे में इंतजाम कर दिया था। फेरों के वक्त वह पंडाल में फिर आ गया था। हम दोनों की नज़रें जब भी मिलती तो एक उदास सी मुस्कान चोपड़ा के चेहरे पर उभर आती। मैं उसके मनोभावों को समझ रहा था। अपने बेटे की शादी को इन सब रीति रिवाजों के साथ न कर पाने का अफसोस उसका दिल इस वक्त जरूर महसूस कर रहा होगा। बहू को विदा कराकर जब हम चले तब चोपड़ा और मैं साथ साथ अगली कार में बैठे हुए थे। गीता भाभी, मेरी पत्नी, प्रिया और प्रवीण पहले ही चले गए थे नई बहू का स्वागत करने के लिए। हमारी कार जब चोपड़ा की कोठी के सामने रुकी तो वह बहुत जोर से चौंका था। सारी कोठी रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी में जगमगा रही थी। जब चोपड़ा मेरी तरफ घूमा तो उसकी आंखों में एक सवाल साफ चमक रहा था। यह सब क्या है डॉक्टर? मैंने उसका हाथ थामकर उसके अनबुझे सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। तेरी कोठी में भी एक नई बहू का स्वागत होना चाहिए। अब उतरकर अपनी बहू का स्वागत कर और आशीर्वाद दे। रोने धोने का काम हम दोनों यार बाद में अकेले में कर लेंगे। चोपड़ा की आंखों में सचमुच आंसू झलक रहे थे। वह भरे गले से
इतना ही कह सका। डॉक्टर, बहू को यहाँ लाकर तूने मुझे हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना लिया। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। चोपड़ा में अचानक नई जान पड़ गई थी। उसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का मौका जो मिल गया था। बड़े उत्साह से उसने सारी कार्रवाई में हिस्सा लिया। योगेश और नई दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद अचानक ही चोपड़ा ने प्रवीण और प्रिया को भी एक साथ अपनी छाती से लगाया और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रो पड़ा था। ऐसे भावुक अवसर पर हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले और इनके साथ हर तरह की शिकायतें, नाराजगी, दुख, तनाव और मनमुटाव का कूड़ा बह गया। तूने सच कहा था डॉक्टर कि रिश्तों के रंग बिरंगे फूल ही जिंदगी में हंसी खुशी और सुख शांति की सुगंध पैदा करते हैं, न कि रंगीन हीरों की जगमगाहट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक साथ 2 बहुओं का ससुर बनने का सुअवसर मिला है। थैंक यू भाई। चोपड़ा ने हाथ फैलाई तो मैं आगे बढ़कर उसके गले लग गया। मेरे दोस्त के इस हृदय परिवर्तन का वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।